इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में ठंड फिर से लौट आई है। सुबह और रात की तेज उत्तरी हवाओं ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया है। पिछले हफ्ते मौसम थोड़ा नर्म था, लेकिन अब पारा फिर नीचे आ रहा है। लगता है आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि बीती रात पूरे प्रदेश में तापमान काफी गिरा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया, जिससे सुबह घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा ठंडी रात रही, जिसमें पारा करीब 5 डिग्री तक पहुंच गया। नारनौल और हिसार में भी तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज हुआ। आपको बता दें कि अंबाला में थोड़ी राहत मिली, वहीं रात का तापमान 10 डिग्री के आसपास रहा तो लोग थोड़े राहत में रहे। राजस्थान की तरफ से चल रही बर्फीली हवाओं का असर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और नारनौल में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। इन इलाकों में अगले 2-3 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह की धुंध और शाम की ठंडी हवा लोगों को परेशान कर सकती है। खेतों में काम करने वाले किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि तापमान में अचानक गिरावट से फसलों पर असर पड़ सकता है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आपके शहर का तापमान, आपके जिले का तापमान क्या कह रहा है। सिरसा का तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं बात करें हिसार की, तो वहां पर 6.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है, जो कि काफ़ी ठंडी रात एक तरीके से रही है। भिवानी में भी तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं करनाल की अगर बात करें तो थोड़ी राहत, करनाल में 9.3 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान दर्ज हुआ है। रोहतक में भी थोड़ी राहत के साथ 9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। वहीं बात करें फरीदाबाद की, तो वहां का तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कल से ज्यादा ठंड हालांकि फरीदाबाद में है। अंबाला का तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस। वहीं पलवल का तापमान फिर भी काफ़ी ठीक है, 11 डिग्री सेल्सियस पलवल का तापमान फिलहाल। यमुनानगर की बात करें तो वहां का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पानीपत का तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तो ठंड से ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी राहत यहाँ पर पानीपत और गुरुग्राम की अगर बात करें तो 12.2 डिग्री सेल्सियस। वहीं पंचकुला में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी तापमान 12 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज हुआ है। कैथल में तापमान की बात करें 13 डिग्री सेल्सियस कैथल का तापमान, जहां पर थोड़ी राहत यहाँ पर लोगों को ठंड से। वहीं जींद में भी 13 डिग्री सेल्सियस ही तापमान कैथल की तरह भी दर्ज हुआ है। सोनीपत में भी तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी कड़ाके की ठंड यहाँ पर अभी पड़नी बाकी है। चरखी दादरी में तापमान की अगर बात करें तो 14 डिग्री के साथ यहाँ पर तापमान रहा है। 14 डिग्री सेल्सियस के साथ फतेहाबाद का मौसम सामान्य रहा। वहीं गुरुग्राम से साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, गुरुग्राम का तापमान हालांकि बाकी जगह की तुलना में अगर देखें तो काफ़ी ठीक रहा है। उस तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि रात को ठंडक मिल रही है, सुबह कोहरा छाया हुआ है, गुरुग्राम में अभी थोड़ी इन चीज़ों से राहत मिल रही है लोगों को। देखिए, गुरुग्राम में इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 217 है, जो कि हम इसे गंभीर कह सकते हैं, खराब श्रेणी में इतना नहीं है, क्योंकि पिछले अगर सप्ताह की बात करें तो काफी खराब श्रेणी में गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स था। इस समय ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाओं की वजह से भी जरूर एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट आई है। और फिर अब सूरज भी निकल चुका है, तो सूरज निकलने से भी जरूर एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट आती है। तो लोगों को पहले की अपेक्षा इस समय जो है काफी राहत मिली है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की एयर क्वालिटी इंडेक्स में पिछले दिनों जो खराब श्रेणी देखी गई थी, जिससे लोगों के गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, बुखार, सिर में दर्द, जुकाम, ये एलर्जी, अस्थमा, इस तरह के मरीज जो है वो अस्पतालों में अधिक संख्या में पहुंच रहे थे। और पहले 20 से 30% मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ गई थी।
हालांकि उसमें भी राहत आई है, उसमें भी अब कमी आई है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है। हालांकि जी सुधार की वजह ये नहीं है कि हम कह सकते हैं कि जो नगर निगम हो या फिर पर्यावरण विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो या जिला प्रशासन हो, उनके कोऑर्डिनेशन से एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हुआ है। हालांकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हवा चली है, हवा की वजह से हुआ है, और आके जो जी ठंडक आप लोग की जी दो। गुलशन। हाँ, एक्यूआई की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम जो दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है, वहाँ का एक्यूआई जाहिर सी बात है कि खराब श्रेणी में पाया जाना है, क्योंकि प्रदूषण अभी काफ़ी बढ़ रहा है। जींद से हमारे संवाददाता रोहतास भोला भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहतास, जींद में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है तापमान की, क्योंकि कड़ाके की ठंड देखिए लगातार अब बढ़ने ही वाली है और कोहरा जो है लोगों को दोहरी तरीके से परेशान कर सकता है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जींद का जो तापमान है 10 डिग्री के नीचे है। जो सुबह की बात करें तो अभी तो जो ठंड है वो धीरे धीरे पड़नी शुरू हो गई। मैं सुबह की तस्वीर दिखा देता हूँ। सूर्य देवता के दर्शन हो गए, 8 बजने को है। यहाँ से जिस तरीके से तापमान की बात करें तो धीरे धीरे जिस तरीके से तापमान बढ़ने वाला है, जो ठंड है ठंड ने दस्तक दे दी है। वही बात करें तो लगातार जो ठंड बढ़ेगी उससे जो किसान उनको काफी प्रभावित, खेतों पर जो प्रभावित करने वाले हैं। जिसको मैं सुबह की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, तो सुबह आपको देखने वाली बात होगी जो धुंध है, जो ओस है वो गिरने लग गई है। जिससे सुबह सुबह की जो बात करें 8 बजे के आसपास जो तापमान है 10 डिग्री के आसपास दिन का तापमान है, जो ठंड ने दस्तक दे दी है। जींद जिले की बात करें तो लगातार जो ठंड बढ़ेगी उससे जो है फसलें काफी प्रभावित होगी। जिस तरीके से बात करें सरसों, जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ेगी तो जो गेहूं की फसल है उसमें फायदा होगा। जिस तरीके से प्रभावित करने वाली खेती है उसमें काफी नुकसान होगा। सुबह की बात करें तो जींद में जो ठंड है धीरे धीरे बढ़ने शुरू के 12 के आसपास जिस तरीके से तेज हवाएं ठंड बढ़ने की दस्तक देगी। जी जी रोहतास, और खुले मैदानों में खासकर ज़्यादा ठंड वहाँ पर पड़ती है और ओस की भी स्थिति ज़्यादा वहाँ पर देखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिनसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गुलशन हमारे साथ लगातार गुरुग्राम से बने हुए हैं। गुलशन, बाकी जगह के मुकाबले गुरुग्राम जो है वहाँ पर प्रदूषण की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है, और जैसा कि आपने बताया कि बहुत खराब श्रेणी में, हालांकि अभी प्रदूषण नहीं है, वह खराब श्रेणी में पहुँच चुका है, लेकिन फिर भी ये डबल अटैक वहाँ पर लोगों पर पड़ रहा है। ठंड भी है और साथ ही साथ प्रदूषण का भी अटैक है। तो एक तरीके से जो गले में खराश और जुकाम खांसी की समस्याएं थी वो प्रदूषण और ठंड दोनों से मिलाकर काफी गंभीर हो सकती है। देखिए, इस समय सर्दी भी साफ तौर से बढ़ चुकी है, और दूसरी तरफ प्रदूषण की मात, दोनों का अटैक इस समय जनता को जरूर झेलना पड़ रहा है। क्योंकि पहले सर्दी शुरू नहीं हुई थी, प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था दिवाली के आसपास, क्योंकि उससे जो है लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब फिलहाल सर्दी शुरू हो चुकी है, और दूसरी तरफ प्रदूषण की मार भी इस समय डबल अटैक जो है लोगों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले आपको जानकारी दी कि राहत जरूर मिली है पहले की अपेक्षा। हालांकि अभी ऐसा नहीं है कि लोग इस बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अभी भी लगातार जो मरीज हैं वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, चाहे वो गले में खराश के मरीज हो, आंखों में जलन के मरीज हो, बुखार के मरीज हो, एलर्जी के मरीज हो, अस्थमा के मरीज हो, जुकाम के मरीज हो, आंखों में जलन के मरीज हो, ये तमाम मरीज अभी भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। और इस समय भी जो ओपीडी पहले की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ गई है। तो फिलहाल मरीजों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि यदि लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, खुद अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो वो जरूर इस बार मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। क्योंकि जो मास्क है, मास्क से आपको जरूर राहत मिलेगी। जो आप हवा, जहरीली हवा की जो सांस ले रहे हैं, उस जहरीली हवा की सांस लेने से आप बचेंगे। इसलिए मास्क का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। खासकर बच्चे हो, बुजुर्ग हो, गर्भवती महिलाएं हो, उनको खासा ख्याल इस दौरान रखना है। यदि उन्हें जरूरत है तो घर से बाहर वो निकलें, यदि जरूरत नहीं है तो वो घर पर ही रहें। और अगर घर से वो बाहर निकल रहे हैं तो वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मास्क उनके लिए बेहद जरूरी है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव की बात करें तो लगातार स्वीपिंग मशीनों की माध्यम से जो सड़कों से मिट्टी है उसको हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा टैंकरों के माध्यम से पानी के छिड़काव की बात हो या फिर पेड़ों पर पानी के छिड़काव की बात हो, एमसीडी अपनी तरफ से कर रही है। लेकिन लोगों को भी अब ये जिम्मेदारी समझनी होगी। यदि उनके घर के आसपास किसी तरह की कोई गंदगी है, यदि कोई कूड़ा जला रहा है, यदि कोई गंदगी फैला रहा है, तो
उस दौरान जो जी है वो उस पे कर जी सकते हैं गुलशन, और इस वापस तरह लौट के आऊंगी आपके पास। और हमारे संवाददाता पलवल से ऋषि भारद्वाज इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऋषि, पलवल में हालांकि तापमान जो है बाकी जिलों के मुकाबले काफी एक तरीके से 10 डिग्री के ऊपर वहां पर पलवल में तापमान देखा गया है, तो राहत वहां पर लोगों को देखने को मिल रही है। बाकी प्रदूषण और ठंड की क्या कुछ स्थिति पलवल में फिलहाल बनी हुई है? जी, मैं बताना चाहूँगा इस समय सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। पलवल जिले का तापमान इस समय 13 और 14 के बीच में है और लोगों ने गर्म कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या, सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों, सभी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ चुकी है, क्योंकि जुकाम खांसी के मरीजों की ज्यादा संख्या बढ़नी है। और जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के जो जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अपील भी की है कि जो खासकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस सर्दी के मौसम में उनको गर्म कपड़े पहनाएं और घर से बाहर ना निकालें और धूप जब निकलती है तभी घर से बाहर बच्चों को निकालें। अन्यथा इस सर्दी के मौसम में ज्यादा जो छोटे बच्चे चपेट में आते हैं और बुजुर्ग ज्यादा चपेट में आते हैं, जिनको ठंड ज्यादा लगती है, तो उनका बचाव करें। तो इस तरह से लगातार जो सर्दी का मौसम है अब लगातार शुरू हो चुका है। और अपने इस पलवल जिले की बात करें तो जो प्रदूषण है वो भी लगभग 170 के करीबन वायु प्रदूषण है, जिसमें लगातार डॉक्टरों के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिला प्रशासन के द्वारा भी अपील की जा रही है कि जो कूड़े को ना जलाएं। और खासकर इस समय जो किसानों की फसल का तो समय नहीं है, बिजाई हो चुकी है किसानों की, लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण 170 के करीबन है। पलवल जिले का एनसीआर के से लगता हुआ जिला है। तो इस तरह से लगातार जो सर्दी का मौसम है वो शुरू हो चुका है और मरीजों को भी, लोगों को भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। गर्म कपड़े पहनने होंगे और बाहर निकलते समय जो गर्म कपड़े होते हैं जो सिर पर रखे जाते हैं उनको भी पहनना होगा, ताकि सर्दी से बचा जा सके। और जो लगातार जो सर्दी है अब शुरू हुई है, जिस तरह से लगातार आगे भी बढ़ेगी, कोहरा भी पड़ेगा, तो लोगों को इसमें विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि अपने आप को बचा कर रखें और अपील भी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से 2 दिन से डॉक्टरों की हड़ताल थी और आज हड़ताल खत्म हुई है, तो डॉक्टर सभी ड्यूटी पर लौटेंगे। 2 दिन मरीजों को सरकारी अस्पतालों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि डॉक्टर छुट्टी होने की वजह से डॉक्टर अपनी सीटों पर नहीं थे और इमरजेंसी ड्यूटियां डॉक्टरों की लगाई गई थी, जिससे मरीजों को काफी परेशानियां हुई जो इलाज कराने पहुंचे। तो इस तरह से लगातार अब आज सभी डॉक्टर अवेलेबल होंगे सभी अस्पतालों में और मरीजों की जो संख्या लगातार जुकाम खांसी को ज्यादातर बढ़ती जा रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर पूरी तरह से अलर्ट है, मरीजों को देखेंगे। उनकी दवाइयां भी सरकारी अस्पतालों में दी जा रही है। लगातार हमारे जो जिला चिकित्सा अधिकारी उनसे बात है, उनका कहना है कि दवाई पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में उपलब्ध है और जो लोग अगर जुकाम खांसी ज्यादा होता है, बुखार होता है, तो अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र में पहुंचे और डॉक्टरों से अपना इलाज कराएं और वहां पर पूरी तरह से उनको निःशुल्क दवाई दी जाती है। जी ऋषि। और गुलशन, मैं यही बात आपसे करने जा रही हूँ कि जो डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी, अभी 2 दिनों से हड़ताल चल रही है और आगे भी अब देखना होगा कि डॉक्टर जो है क्या अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य की क्या कुछ वहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा? क्योंकि लोगों की ये जो समस्या है, अब मौसम आगे आगे ठंड का और बढ़ रहा है, प्रदूषण भी अपनी एक स्थिति तो बनाए हुए अभी तक भी है, तो उसको लेकर अस्पतालों में क्या कुछ वहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं प्रशासन द्वारा? साथ ही साथ लोगों को भी क्या कुछ एडवाइजरी वहां पर जारी की गई है? देखिए, डॉक्टरों की हड़ताल का खासा असर अस्पतालों, सिविल अस्पताल में नहीं पड़ा है, क्योंकि जो डॉक्टर हड़ताल पर गए थे उनकी जगह जो है वो एनएचएम के डॉक्टर लगातार मरीजों को वो देख रहे हैं, क्योंकि 2 दिन की हड़ताल थी। आज हड़ताल हालांकि खत्म हो गई है और इसके बाद जो है हमारी गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर से भी बात हुई, इसके साथ सिविल अस्पताल के पीएमओ से भी बात हुई, तो उनका भी साफ तौर से कहना था कि डॉक्टरों की हड़ताल का खासा असर नहीं है, लेकिन जरूर इस समय डॉक्टर हड़ताल पर है, लेकिन उनकी जगह जो एनएचएम के डॉक्टर हैं वो लगातार सेवाएं अपनी दे रहे हैं, लगातार वो मरीजों को देख रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें जो है सिविल अस्पताल में लगी हुई हैं। मरीज तमाम तरह के मरीज आ रहे हैं, चाहे जनरल ओपीडी के हों, जिन्हें पेट दर्द है या फिर बुखार है या जुकाम है, वो भी मरीज आ रहे हैं, हड्डियों के मरीज भी आ रहे हैं और सभी जो मरीज हैं इस समय अस्पताल में जो डॉक्टर है वो सेवाएं दे रहे हैं, उनको इलाज दे रहे हैं।
जी, जी गुलशन। ऋषि, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्रदूषण की वहाँ पर पलवल में फ़िलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जैसे कि ठंड लगातार बढ़ रही है, तापमान गिर रहा है, लोगों को तमाम परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। इन्फेक्शंस का खतरा, खांसी जुकाम का खतरा ज़्यादा बना रहता है। ऊपर से प्रदूषण जो है वो लगातार एक मुसीबत बना हुआ है, तो उसको लेकर वहाँ पर लोगों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय पलवल जिले का एयर पोल्यूशन 170 के लगभग है। और इस समय जो एयर पोल्यूशन है इसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जब किसानों की फसल कटती है, धान की फसल कटती है, तो किसानों पर आरोप थोपे जाते हैं कि पराली जला रहे हैं जिससे प्रदूषण हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अब किसानों की फसल की बिजाई हो चुकी है पूरी तरह से। अब कहीं भी किसानों के लिए कोई भी ये नहीं है कि किसानों पर कोई आरोप थोपा जाए। लेकिन एयर पोल्यूशन जिस तरह से अभी है और बढ़ रहा है, इस समय सर्दी का भी मौसम है, जो एयर पोल्यूशन है वो स्वास्थ्य पर काफी असर डालता है, क्योंकि लोग सुबह सुबह सैर पर निकलते हैं, उनको भी सांस लेने में कठिनाइयां जिस तरह से होती है उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन पलवल जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। और जिला प्रशासन कई बार अपील भी की नगर परिषद, नगर पालिकाओं से, ग्राम पंचायतों से कि जहां पर भी उनके आसपास जो कूड़े होते हैं उनमें आग लगा दी जाती है। जो सफाई कर्मचारी हैं वो कूड़े उठाने के बजाय उनमें आग लगा देते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन में बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से एयर पोल्यूशन लोगों के लिए हानिकारक है, जो बच्चों पर और बुजुर्ग लोगों पर काफी असर डालता है। इस समय लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा और जिला प्रशासन की जो एडवाइजरी अपील है उस पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि एयर पोल्यूशन से निपटा जा सके। लेकिन खासकर सर्दी के मौसम में अब बच्चों पर को ख्याल रखना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि सर्दी ज्यादातर बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा चपेट में लेती है, जिससे कि इनको स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और अपील भी करता है कि इस समय सर्दी के मौसम में बुजुर्गों का और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, ताकि सर्दी उनको ना पकड़े और इस सर्दी से बचा जा सके। जी, जी ऋषि। गुलशन, मैं गुरुग्राम की स्थिति उस प्रशासनिक तौर पर ये जानना चाहूँगी कि क्या वहाँ पर प्रशासन की तरफ से इस ठंड के मौसम को देखते हुए क्या कुछ खास तैयारियां वहाँ पर की गई हैं, जैसे कि राहगीरों के लिए अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसी तैयारियां वहाँ पर प्रशासन ने की हैं बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए, गिरते हुए तापमान को देखते हुए? ठंड को देखते हुए गुड़गांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 10 रैन बसेरे की व्यवस्था की है, जिसमें 4 रैन बसेरे परमानेंट स्थायी रैन बसेरे हैं, जबकि 6 पोर्टा कैबिन रैन बसेरे बनाए गए हैं। लेकिन अभी उनकी हालात जो है वो काफी दयनीय है, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा ने लगातार रैन बसेरों का जब दौरा किया तो ये पाया कि जो रैन बसेरे जिस हालात में उस समय दिखे, वहां पर राहगीर जो है वो नहीं रुक सकते हैं। बेशक गरीब जरूरतमंद लोग या फिर जो कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं या जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए रैन बसेरे जो है वो बनाए जाते हैं। लेकिन अभी जो व्यवस्था है, चाहे उन्हें कंबल देने की बात हो, बिस्तर देने की बात हो, खाना पीना देने की बात हो, तो वो व्यवस्थाएं अभी खास तौर पर रैन बसेरे में नजर नहीं आई। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन स्तर, नगर निगम का ये कहना था कि जल्द ही सभी रैन बसेरे की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर ली जाएगी, ताकि तमाम उन लोगों को रैन बसेरे में जगह मिल सके जो इस समय खुले आसमान में सो रहे हैं। इसलिए उनके लिए गद्दों की भी व्यवस्था की जाएगी, बिस्तर की भी व्यवस्था की जाएगी और जो पहले खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी वो की जाएगी। लेकिन रैन बसेरे जो है जल्द ही शुरू करने की बात यहाँ पर नगर निगम ने की है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की जो रैन बसेरे में जो व्यवस्था है, इक्का दुक्का हम जरूर कह सकते हैं। भीमनगर का एक रैन बसेरा है, वो हमें चालू हालात में मिला, लेकिन वहां पर भी जो व्यवस्थाएं वो ठीक नहीं थी। चाहे वो कादीपुर का रैन बसेरा था, वो वहां पर व्यवस्थाएं ठीक थी। इसके अलावा कन्हई का कम्युनिटी सेंटर रैन बसेरा था, वहां किसी तरह की रैन बसेरे में व्यवस्था नहीं थी। पोर्टा कैबिन तो बेहद खराब हालात में थे। तो जिस तरह से सर्दी की ठिठुरन बढ़ रही है, जो लोग खुले आसमान में सोते हैं, उनके लिए बेहद ये चुनौती है कि यदि समय रहते हुए रैन बसेरे की व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो आने वाले समय में जो जरूरतमंद लोग हैं, जो रैन बसेरे का सहारा लेते हैं, उनके लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जी, और देखना ये होगा कि आगे चल के जो तापमान है उसमें कितनी और गिरावट होती है और लोग इसमें किस तरीके से अपना ध्यान एक तरीके से रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों का इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।
और ठंड का सितम लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा में ठंड बढ़ने लगी है, ठंड का सितम बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने भी आगे आने वाले कई दिनों में शीतलहर का अंदाज़ा लगाया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कई जिलों का तापमान अभी और गिर सकता है। साथ ही साथ कोहरा भी परेशान करने की स्थिति में बना हुआ है। वही बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण भी लगातार एक तरीके से डबल अटैक यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ठंड तो लगातार देखिए बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ जो दिल्ली की स्थिति बनी हुई है, दिल्ली एनसीआर की जो स्थिति बनी हुई है, साथ ही साथ हरियाणा के काफ़ी जिले ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण का सितम लगातार एक तरीके से बढ़ रहा था। हालांकि अभी कुछ स्थिति जो है वो कंट्रोल में, नियंत्रण में आती हुई नजर आ रही है। ग्रैब की पाबंदियां भी कहीं कहीं पर ग्रैब 1 और ग्रैब 2 की पाबंदियां भी बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी लागू की गई हैं।